नमस्कार दोस्तों, मैं सोम सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के ऊपर। बिहार में जो है इलेक्शन समाप्त हो गए हैं और कल यानी कि 10 तारीख को उसकी रिजल्ट आनी है। लेकिन यहाँ पे चुनाव में जो है रोजगार मुद्दा था, डेवलपमेंट मुद्दा था, लेकिन बिहार जो है अभी तक डेवलप नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या कारण है? बिहार ही नहीं, कुछ और राज्य है जैसे कि उत्तर प्रदेश भी आता है जो बहुत ही पिछड़ा राज्य में आता है, तो क्यों नहीं अभी तक डेवलप कर पाया है? इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 27 अप्रैल 1987 का न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फ्रंट पेज है जो आप देख रहे हैं। इस अखबार के छोटे से सेक्शन में एक हेडलाइंस लिखी थी बिहार की गरीबी और गुंडागर्दी के बारे में। हरीश चरण एक मजदूर कहते हैं कि गरीबी के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, और एक हरिजन ये बताते हैं कि लोन लेने के लिए भी उनको बैंक कर्मचारियों को कैसे घूस देना पड़ता है। जातिवाद अभी भी कॉमन है, और एक जमींदार कहते हैं कि कैसे उनके मजदूर बहुत आलसी हैं और वो खाना खाने और टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक लिया करते हैं। इंडिया टुडे ने भी उत्तर प्रदेश को ऐसे ही डिस्क्राइब किया था अपने एक मैगजीन एडिशन में, गरीबी के मामले में भी और लॉ और ऑर्डर के बारे में भी। ये नेटवर्क टाइम्स और इंडिया टुडे की एडिशन लगभग 30 साल पुरानी है, पर शायद आपको लगेगा कि आज के टाइम में भी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुई है। और 1960 में जब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के बेसिस पर 12 मेजर स्टेट से बिहार को देखा गया तो वह लास्ट स्टेज में थी और उत्तर प्रदेश सेकेंड लास्ट में। और 2014 के बाद जब सेंसस रिपोर्ट आई तो देखी गई कि बिहार अभी भी लास्ट स्टेज पे है और उत्तर प्रदेश सेकेंड लास्ट। यदि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो जो वैल्यू है बिहार और उत्तर प्रदेश की वो सिमिलर है कांगो और मलावी से, जो बहुत ही गरीब अफ्रीकन कंट्री है। इन दोनों राज्यों में भूखमरी अभी भी कॉमन है, साथ ही साथ वायलेंस और करप्शन अभी भी देखे जाते हैं। और बिहार और यूपी की ये करंट सिचुएशन सिर्फ एक रात में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई हिस्टोरिकल रीजन है जिन्हें हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि करीब 25% इंडिया की पॉपुलेशन इन्हीं राज्यों में रहती है और इनके बिना कभी भारत प्रोग्रेस नहीं कर सकती। कई रिसर्चर ने बिहार और उत्तर प्रदेश के करंट सिचुएशन वाले प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश की है, और उन सभी ने 4 मेजर फैक्टर्स बताए हैं जो इसके पीछे बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। उन चारों फैक्टर्स को अब हम आपको बताएंगे। बात करें नंबर 1 की तो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट में है, और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सेकेंड है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, और इसके वजह से कई मिनरल रिच स्टेट जैसे बिहार को नुकसान हुआ था। और तीसरा है लैक ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो फंड केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को मिलती है। और फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है पॉलिटिक्स ऑफ दिस टू स्टेट। इस वीडियो में हम इन्हीं चारों फैक्टर्स के बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो के दौरान हमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि इनमें से कई फैक्टर्स झारखंड को भी अप्लाई होता है, क्योंकि झारखंड हमारे बिहार से ही अलग होकर बना है और उसकी भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। बिहार और उत्तर प्रदेश के लैक ऑफ डेवलपमेंट के पीछे मेजर रीजन में से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ब्रिटिशियन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। ब्रिटिश के लिए मेन तरीका था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो था किसानों से लगान वसूल करना। और ब्रिटिशियन के पास लगान वसूलने के मुख्यतः 3 तरीके थे: जमींदारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। और ब्रिटिशियन ने बिहार और यूपी में जमींदारी सिस्टम यूज किया था, और यहाँ ब्रिटिश के लिए टैक्स जमींदार कलेक्ट करते थे। और क्योंकि फार्मिंग सेक्टर उतना ज्यादा अच्छी नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, और उसके वजह से उनको टैक्स में उतना बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए 1793 में ब्रिटिश ने
हर जमींदार के लिए एक टैक्स फिक्स कर दिया था और इसका मतलब ये था चाहे बाढ़ आए या सूखा, ब्रिटिश को जमींदार को वही टैक्स देना होता था। और इसके वजह से बहुत ही मुश्किल हालात में किसान अपना जो है टैक्स अपने जमींदार को नहीं दे पाते थे और जमींदार उनका जमीन हड़पने लगा था। और यह एक शुरुआत थी बिहार और झारखंड में जमीन से रिलेटेड कास्ट, क्लास और हिंसा की। रिसर्चर्स ने यह देखा है कि जो नक्सल मूवमेंट थी इंडिया की, उसकी शुरुआत भी जमींदारी सिस्टम में ही शुरू हुई थी। वहीं जहां बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में ये टैक्स फिक्स थी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत, वहीं दूसरे राज्यों जैसे मुंबई, मद्रास में ये टैक्स फिक्स नहीं थी और ये निर्भर करता था किसान के एग्रीकल्चर उपजाऊ पे कि यदि उनका उपज ज्यादा हुआ तो उनको ज्यादा टैक्स देना होता था और यदि उपज कम हुआ तो कम टैक्स दिया पड़ता था। इस जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था इंडिया से 1947 के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद। पर इसके बावजूद भी इस सिस्टम का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा रहा बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रोग्रेस में। और इसके समझने के लिए नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने उन डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर किया है जहां ये लागू था और जहां ये सिस्टम लागू नहीं था। और उन्होंने क्या पाया कि जिन डिस्ट्रिक्ट में 1870s में और 80s में जमींदारी सिस्टम लागू था, उनके एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस 1960s में कम था और लिटरेसी रेट 1980s में भी कम थी। लेकिन इनफैक्ट मोर्टेलिटी 1990s में ज्यादा थी और कई क्राइम्स जैसे मर्डर, किडनैपिंग और रेप्स 1990s में ज्यादा हो गई थी। इसी में मैंने बात किया था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर के बारे में। जी हाँ, आप लोग में से कई लोग जानते होंगे कि इंडिया में गरीबी और जमीन की बड़ी ही गहरा रिश्ता है। 2002 से 3 के बीच में बिहार में 33% परिवार के पास कोई भी जमीन नहीं थी और 15% के पास बहुत ही कम जमीन थी। उत्तर प्रदेश की हालात भी कुछ ऐसे ही थी। इसका ये मतलब है कि इंडिया में ज्यादातर जमींदार, कुछ जमींदारों के पास ही ज्यादातर जमीन थे, या पट्टेदार या मजदूर या जो पट्टेदार या छोटे किसान थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जो है ज्यादा जो है एग्रीकल्चर के जो सामान होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उन्हें खरीद सके। और जमींदार के पास पैसा था तो उनका मेन पेशा एग्रीकल्चर नहीं था और बहुत से जमींदार तब तक शहरों में रहने लगे थे और इसीलिए कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता एग्रीकल्चर में। और फार्मिंग सेक्टर में इतनी इम्प्रूवमेंट अभी तक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अलावा भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं देखी जा रही और वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी ग्रोथ नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि 50% एग्रीकल्चर लैंड बिहार में सिर्फ एरीगेटेड होते हैं और 60% एग्रीकल्चर लैंड यूपी में एरीगेटेड हो रहे हैं। वहीं पंजाब में 90% और गुजरात में 87% लैंड एरीगेटेड होते हैं। और सिंचाई की व्यवस्था न होने पे कई किसान 1980s में ग्राउंड वाटर एरीगेशन के लिए यूज करने लगे थे और इसके बावजूद भी उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, वो भी 2 कारणों से। पहला ये कि बिजली की सप्लाई बहुत ही खराब था और दूसरी ये कि डीजल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद का दाम बहुत ही बढ़ गया था, लेकिन उनके उपजे हुए फसल का दाम बहुत ही कम थे। और जहां दूसरे राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में किसानों को सरकार सब्सिडी दे रही थी, लेकिन बिहार और यूपी के गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने किसानों को सब्सिडी दे सके। और क्योंकि बिहार और यूपी के किसानों की जमीन बहुत ही छोटी छोटी होती है और उनके वजह से उनकी उपज भी कम होती है और यही वजह से उनकी उपज जो है गवर्नमेंट के मंडी में नहीं ली जाती है या फिर वो नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का कॉस्ट बहुत ही महंगी हो जाती है और उनकी उपज के हिसाब से वो जो है वो खर्च नहीं उठा पाते हैं। वहीं एग्रीकल्चर बिहार और यूपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी 2 वजहों से।
पहला ये कि उनके इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ही निर्भर करती है, जैसे कि हैवी डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। और जहां इस सेक्टर का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन में इंडिया में लगभग 20% है, तो वहीं दोनों राज्यों को मिलाकर लगभग दोगुनी होती है। और दूसरी वजह यह है खेती की बहुत ही इम्पोर्टेंट होने की बिहार और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, जो जमीन है उत्तर प्रदेश और बिहार की, वो एक्चुअली बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी पास करती है और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर उनके अपनी पोटेंशियल को पूरा करती है। सेकंड में हम लोग बात करते हैं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के। ये क्या है? तो एक बड़ी एडवांटेज जो बिहार के पास थी ब्रिटिश रूल के टाइम, वो थी बिहार के मिनरल्स वेल्थ। पर इंडिया के गवर्नमेंट ने बिहार की इस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर दिया था। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1915 के तहत को इंट्रोड्यूस करके वो बिहार में जो है बहुत ही घाटा पहुंचाई थी। इस पॉलिसी के तहत रेलवे फ्रेट रेट और आयरन, स्टील या फिर सीमेंट की रेट सेम कर दिया गया था पूरे देश यानी कि इंडिया में। और इसका ये मतलब था कि किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनीज को अब बिहार में सेटअप करने की जरूरत नहीं थी और वो किसी और राज्य में किसी पोर्ट सिटी में सेटअप कर सकती थी और उनके उतना ही रेट देना पड़ता जो उन्हें बिहार में देना पड़ता था। यानी कि बिहार के मिनरल्स को यूज करके वो बिहार के बाहर किन्हीं और राज्यों में अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे और बिहार इंडस्ट्री के मामले में इतना पीछे रह गया। और इस पॉलिसी के वजह से बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ही नुकसान हुआ था। और पहले टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया था कि बिहार में इन्वेस्ट करेगी, पर इस पॉलिसी के आने के बाद उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। और जहां बिहार की रिसोर्स इस पॉलिसी के अंडर मजबूत थी और वहीं दूसरे जगहों पे ये रिसोर्स जो है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट मौजूद नहीं थी, और इसके मतलब था कि केवल बिहार में इस पॉलिसी को आने से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। और यही कारण है कि बिहार अभी भी इंडस्ट्री के मामले में बहुत पीछे है। इस पॉलिसी को 1991 में इंडिया से कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन बिहार तब तक डेवलपमेंट की रेस में बहुत ही ज्यादा पिछड़ चुका था और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में करीब 2% ही था, जबकि 14 मेजर स्टेट में यहाँ पे 16 से 17% तक इन्वेस्टमेंट देखे जा रहे थे। लेकिन बिहार और यूपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी का ये मतलब है कि यहाँ के लोगों के पास नौकरी यानी कि कमाई का मेन साधन एग्रीकल्चर सेक्टर है और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना ज्यादा दबाव डालता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। 1971 से 2001 के बीच में यहाँ पूरे देश में देखा जाए तो एग्रीकल्चर वर्कर जहाँ कम हुए थे वहीं यूपी और बिहार में एक्चुअली बढ़े थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी बढ़ोतरी नहीं थी। कैसे लोग इस सेक्टर में काम नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से कई लोग यूपी और बिहार से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में भटकने लगे थे और पलायन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बिहार और उत्तर प्रदेश की गरीबी के पीछे जो तीसरा कारण है वो है कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ यूपी एंड बिहार। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बिहार और यूपी में हाई कास्ट ग्रुप रूल करते थे और उनके पास दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर थी। और क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टी लोअर कास्ट और दूसरी नीचे ग्रुप्स के डिमांड्स को पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए 1970s मतलब 1970 के दशक के बाद उन्हें आपको सोशलिस्ट के साथ जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, मतलब कि अपने आप को सोशलिस्ट के साथ मिलाना शुरू कर दिया था। और जिसके वजह से कई न्यू पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुए थे और उनका उदय हुआ था, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल, जिसे आज के रूप जनता दल यूनाइटेड मतलब कि जेडीयू के नाम से भी जानते हैं। और इसी से जो है दो अलग पार्टियां हो गई थी, जेडीयू और आरजेडी। लेकिन इन गरीब तबके के पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन जीतने के बाद भी इन राज्यों में इकोनॉमिक
परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं देखी जा रही थी और गवर्नमेंट के खुद की गवर्नेंस इंडेक्स में कंसिस्टेंस के दोनों राज्यों की रैंकिंग लो रही थी और इनके पॉलिटिक्स ज्यादा टाइम से कास्ट में ही उलझी रही थी और यहाँ की जनता कैंडिडेट की कास्ट को देखकर उन्हें महत्व देती थी, ना कि उनकी डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस को देख के। और उसी टाइम से बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिवाद बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है और ऐसा ज्यादातर हुआ था मंडल कमीशन को 1990s में आने के बाद। कुछ लोग यहाँ जरूर बोल सकते हैं कि 2014 के बाद इस कास्ट का महत्व कुछ कम हो रहा है इन राज्यों में, लेकिन आज भी 2020 में भी कास्ट पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये है, इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के वजह से इन दोनों राज्यों के कई सालों से भुगतना पड़ रहा है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अलावा इन दोनों राज्यों को पॉलिटिक्स इनस्टेबिलिटी की जो है गुजरना पड़ रहा है। यूपी में 1991 से 2002 तक 8 गवर्नमेंट थी और 3 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था और बिहार में 1961 से 1990 तक 20 गवर्नमेंट थी और एक ने भी अपना टर्म को पूरा नहीं किया और इसका ये मतलब बनता है कि गवर्नमेंट अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा बिजी थी, न कि बिहार में रिफॉर्म और डेवलपमेंट के बारे में सोचने में। तो यही बिहार की गरीबी के और जो है डेवलपमेंट न होने के पीछे बड़ा मुद्दा बनता है। बिहार और यूपी की गरीबी के पीछे जो चौथा फैक्टर प्रभावित करती है वो है लैक ऑफ फंड फ्रॉम सेंटर टू अ स्टेट। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे राज्यों में सपोर्ट करने के लिए हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार हमें फंड ट्रांसफर करती है, पर यूपी और बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ही कम सपोर्ट मिला है और बहुत ही कम फंड मिले हैं। 1951 से 2012 तक पर कैपिटा बेसिस पर यूपी और बिहार को सबसे कम डेवलपमेंट फंड मिले हैं और इंडिया में वही जैसे कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र को इसके तुलना में डबल फंड मिले हैं और 1990s तक जो फंड मिले थे यूपी और बिहार को और लेजेंड हाफ जो है नेशनल एवरेज फंड से बिहार और झारखंड और यूपी को मिले हैं। इस पैसे की कमी का ये मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी और एक और कारण था इसके वजह से जो है हानिकारक हो रही थी, क्योंकि इस टाइम जो है गवर्नमेंट बहुत ही अनस्टेबल रही थी, यानी कि अपनी टर्म पूरा नहीं कर पा रही थी और बहुत से सरकार बदल रही थी और उनमें इतनी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं थी कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकें और इसका ये मतलब बनता है कि ना ही उनके पास टैक्स का पैसा आता था और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ट्रांसफर हो पा रही थी। वीक एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी के वजह से जो इनको पैसा मिलता भी था उनका भी ये सही ढंग से यूज नहीं कर पाते थे और बिहार को 8th और 9th प्लान में जो डेवलपमेंट फंड मिले थे उसका यूटिलाइजेशन रेट बस 50% था और इसका मतलब ये होता है कि 50% फंड को वो गवर्नमेंट यूज कर पाई थी और बाकी के पैसे वापस जा चुके थे। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यूपी और बिहार के साथ ऐसा ही किया था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। जैसे कि आज के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी और बिहार में जो है कोई फंड प्रोवाइड न करके कर रही है और इसके बाद जो है 1876 और 1927 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही लो था यूपी और बिहार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एजुकेशन और हेल्थ के लिए। और इसके बाद रियल कॉन्सिक्वेंसेस थे, जैसे कि 1930 के रिपोर्ट के हिसाब से जहां बॉम्बे में करीब 800 लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर था, वहीं बिहार में करीब 2300 लोगों पर केवल एक पुलिस ऑफिसर तैनात था। लेकिन ये सब तो बिहार और यूपी की पास्ट की बातें हैं, बट व्हाट आर द सॉल्यूशन टू यूपी एंड बिहार प्रॉब्लम? इस जो प्रॉब्लम से जो गरीबी और अनडेवलपमेंट मतलब लैक ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे जो बिहार और यूपी अभी सफर कर रही है, इसका क्या कोई सॉल्यूशन है, इस पे भी हम बात करेंगे। इन दोनों राज्यों के लिए
के ग्रोथ के लिए अभी भी हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। अलग अलग सॉल्यूशन अभी हम आपको बता सकते हैं। एक जो है रिपोर्ट तैयार की गई है उसके बेसिस पे कि किस तरह से जो है बिहार को इस गरीबी के सॉल्यूशन से बचाया जाए और इस प्रॉब्लम का निवारण करे। और कुछ पॉइंट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला है इंक्रीज लैंड सिक्योरिटी थ्रू लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और अदर रिफॉर्म। और इन दोनों राज्यों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लैंड रिफॉर्म बहुत ही जरूरी होता है। और ये लैंड रिफॉर्म इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ही नहीं बल्कि रूरल एरिया या फिर रूरल हिंसा होता है और इन दोनों राज्यों में उनको जो है कम कर सकती है। जमींदारी सिस्टम हटाने के बावजूद भी बिहार और यूपी में जमीन जो है का बड़ा हिस्सा कुछ खास लोगों के पास ही अभी भी है। इसको चेंज करने के लिए 2008 में एक कमीशन ने लैंड रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, क्योंकि कई मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट इन जमींदार से होता है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। ऐसे मेजर लैंड रिफॉर्म के अलावा भी सरकार कई चीजें कर सकती है लैंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर लैंड सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी तो लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे और एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी। वो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर सकते हैं और लीगल केसेस को इससे जो है स्पीड अप मिलेगी और कई केसेस जल्दी जल्दी जो है सॉल्व होंगे। एक फेमस केस में लगभग 2 परिवार करीब 70 सालों से एक जमीन के मुकदमे को लड़ रहे हैं और यूपी और बिहार तब तक ग्रोथ नहीं कर सकेगी जब तक इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई साल से इनको इग्नोर किया है और उसको जो है चेंज करने की अब बहुत ही जरूरत है। और इसलिए बिहार के इस स्पेशल कॉम्पनसेशन के पैकेज को अप्रूव करना बहुत ही जरूरी है और गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है बिहार को स्पेशल पैकेज दे। इन दोनों ही राज्यों में कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है और ना ही इंडस्ट्री देखी जाती है, इसलिए उनको इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है क्रिएट करना चाहिए। लॉ और ऑर्डर को भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि और भी बिजनेस आए इन राज्यों में। अपनी ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए उन लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए जो है तो इन राज्यों के ही, लेकिन किसी और देश में या फिर इसी देश के किन्हीं और राज्यों में रहकर अपना बिजनेस स्टेबलाइज किए हैं। यूपी के केस में लोगों ने सुझाव दिया है कि उसको और डिवाइड करने देना चाहिए अन्य राज्यों में, जिससे उसे इजीली मैनेज किया जा सके। यूपी के पॉपुलेशन के साइज ब्राजील के बराबर है लगभग और इसलिए इसकी किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को यूपी को मैनेज करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। और अकाउंटेबल आएगी जब ये 2 राज्य में डिवाइड हो जाएगी और सब रीजन को लेकर भी वे डेवलपमेंट कर पाएंगे। इन दोनों ही राज्यों में हर चीज नेगेटिव नहीं देखी जाती है, लेकिन इनके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत ही पिछड़ी हुई है। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम रह चुके हैं और आज जो है उनका नतीजा आना है और इनको जो है बिहार में जो है क्रेडिट मिला है कि इन्होंने बिहार को डेवलपमेंट एजेंडा को 5% से लगभग 14% तक ले गई है। और 2005 में उनकी सरकार आने से पहले बिहार और भी गरीब और पिछड़ा था। यूपी और बिहार में करंट गवर्नमेंट ने गरीबी बहुत ही ज्यादा हद तक जो है हटाई है। और हाँ, यूपी और बिहार के लिए हाई ग्रोथ रेट अचीव करना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी जो है करंट सिचुएशन बहुत ही खराब है और उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है। पर एक छोटा पॉजिटिव स्टेप जरूर है कि उन दोनों राज्यों के लिए अभी रास्ता बहुत ही लंबा है, क्योंकि 30 साल बाद कोई भी एक अखबार में ये पढ़ना नहीं चाहेगा कि बिहार में, यूपी में अभी भी इतनी गरीबी है, अभी भी इतना हिंसा है और अभी भी इतना करप्शन है। तो यही वीडियो में आपको हमें बात ये बताना था। और ये वीडियोस जो है आपको यदि पसंद आई हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।